नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। आज उस व्यक्ति की चर्चा हम कर रहे हैं जो चुनावी मैदान का दिग्गज रहा है। लालू प्रसाद यादव अरसे बाद चुनावी मैदान में उतरे अपने जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन के लिए। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या उनका जादू अब भी बरकरार है। आप कुछ तस्वीरें देखेंगे तो बहुत बातें स्पष्ट हो जाएंगी, उनका अंदाज देखेंगे तब भी बहुत बातें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन अहम बात यह है कि क्या अब उनकी बात में वो जोश कहीं नजर आता है। वो सारी चीज़ें हम उसका विश्लेषण करेंगे। पटना से हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे ख़ास बात जो लालू प्रसाद यादव की है कि उनकी राजनीति विवाद से शुरू होती है और विवाद पर ही ख़त्म होती है। तो आज सुबह ही उन्होंने ये शिगुफा या हम कहें ये बात कही उन्होंने कि उनकी बातचीत सोनिया गांधी से हो गई है और वो जो टकराव की स्थिति बनती दिख रही है बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच, उसको एक तरह से उन्होंने ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से बात हो गई है, उन्होंने उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल पूछा और चुनाव के बाद वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। यहाँ तक तो बात सही है। पहले आप ये सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि भक्त चरण दास ने इस पर क्या कहा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और फिर अपनी चर्चा को आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी से बातचीत को लेकर जो बातें कही वो पहले सुनिए। सोनिया जी से क्या बात हुई सर? सोनिया जी से बात चली, हाल चाल क्या है, कैसे है, कहाँ है, उनका सब ठीक है। और ऑल इंडिया पार्टी अपनी पार्टी सभी लोगों को इकट्ठा करके लाइक मैंने किया वो इकट्ठा करके मीटिंग बुलाई, सब लोगों को मीटिंग। इस बयान के बाद ऐसा लगा कि गठबंधन में जो दरार की स्थिति बनती दिख रही है वो शायद अब आगे वो ना दिखे और वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये बेहद अहम बयान था, ठीक चुनाव के मध्य में दिया गया बयान था और इसका एक अपना इम्पैक्ट था। लालू प्रसाद यादव ने ऐसा क्यों कहा ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले समझिए कि भक्त चरण दास ने उनके इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी और ये बातें कितनी विरोधाभासी हैं। मैं तो स्पष्ट आपको कह दिया, फिर आप क्या बात करें। मैं कह रहा इस तरह की कोई बात होती ही तो ये होता कि कुशेश्वर स्थान में राजद कहता है कि हमने अपना कैंडिडेट को बिठाने के लिए कह दिया, हम कहते हैं तारापुर में अपना कैंडिडेट को बिठाने के लिए कह दिया। रणभूमि के अंत में इस तरह के भ्रम नहीं फैलाए जाए। मालिक पर बहुत बड़ी राय है, वो कुछ भी बोल दिए, क्या भी कह दिए, हमारे आदरणीय हैं, मैं तो उनको हमेशा आदर करता हूँ। अगर बुलाते तो मैं जरूर जाता, बातों आपस में होती, कोई समाधान नहीं करता, उसकी कोई प्रयास नहीं हुआ, अब पक्षपात करने से क्या है। अब दुखी है अंदर से और आप बुलाते हैं, संकट आएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन अब चुनाव में बुलाएंगे, चुनाव के बाद बुलाएंगे तो जाऊंगा। बात करने क्या इंसान का सदर कर रहा है, इज्जत कर रहा है, वो मुझे कुछ नहीं कह सकते हैं। मैं उन्हें कभी भी कुछ नहीं, मैं कहा ना कहेगा, वो मेरे आदरणीय है। राजनीति हम करते रहते हैं अपने पार्टी के लिए, इसका मतलब नहीं कि हम आगे सोच नहीं रहा। दरअसल लालू यादव अपने एक बयान से मास्टर स्ट्रोक खेल गए। वो कांग्रेस के जो समर्थक हैं उनको ये संदेश देना चाहते थे कि दरअसल सोनिया जी उनसे अलग नहीं हैं और जो भक्त चरण दास बोल रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा कोई अर्थ नहीं है। ऐसे समय में जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी भी मैदान में हैं और आरजेडी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जेडीयू के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो वो वोट न बट जाए, इसलिए लालू प्रसाद यादव ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला कि उनकी सोनिया गांधी से बात हुई। अब ये कितनी सच्ची बात है, भक्त चरण दास कहते हैं कि ये कपोल कल्पित बात है, झूठी बात है, लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई है।
अब ये इंटरेस्टिंग पहलू है। भक्त चरण दास चाहकर भी शायद ये नहीं कह पाएंगे कि उनकी जो बातचीत हुई है सोनिया गांधी से, उसके बाद चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि तब ये माना जाएगा कि इन दोनों के बीच में फ्रेंडली मुकाबला है और फिर कांग्रेस के जो समर्थक हैं, कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, उनके आरजेडी की तरफ शिफ्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। कांग्रेस इन दोनों सीटों को प्रतिष्ठा का सवाल बनाकर बैठी हुई है। ऐसे में अगर वो बीच चुनाव में ये बात मान लेते हैं कि सोनिया गांधी से लालू प्रसाद यादव की इस तरह की बातचीत हुई है, तो उनके लिए बड़ा घाटे का सौदा है। भक्त चरण दास की अपनी मजबूरी है। लालू प्रसाद इससे पहले कि भक्त चरण दास कुछ खेल पाते, फ्रंट फुट पर आकर उन्होंने एक अच्छी बैटिंग दिखाई है, एक अच्छा शॉट लगा दिया है। लेकिन इन तमाम बातों के अलावा सबकी नज़र इस बात पर थी कि जब एक बार वो आम सभा को संबोधित करेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, तो लालू प्रसाद यादव को लेकर जनता का रुख क्या रहेगा। पहले सिर्फ तस्वीरें देखिए लालू प्रसाद की रैली में क्या कुछ हुआ, हम दिखाएंगे आपको कि क्या वो रैली में कितनी भीड़ है। पहले सिर्फ वो देखिए, फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे। ये मंच की स्थिति है और आप सामने देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जो कि वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। और ये भीड़ आप देखिए, ये सामने की भीड़ आप देखिए। असित नाथ जुड़े हुए हैं, असित से बात करेंगे। असित नाथ हमारे पुराने सहयोगी रहे हैं पत्रकारिता के, इसलिए उन पर अधिकार थोड़ा ज़्यादा बनता है। असित, ये जो लालू यादव की सियासत का बिल्कुल अपना अंदाज है, उन्होंने आज एक तरह से फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग कर दी और आते के साथ कह दिया कि उनकी सोनिया जी से बात हो गई है और वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो एक भ्रम की स्थिति जरूर बना दी है उन्होंने 2 सीटों पर कि क्या कांग्रेस और आरजेडी वहां पर फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और बड़ा अच्छा लगता है कि अब मैं अपने कुछ सीनियर्स के साथ इस भूमिका में बैठता हूं। देखिए, आपने स्पष्ट कह दिया कि उन्होंने एक भ्रम की स्थिति बना दी। दरअसल उनका यही मकसद भी था कि एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए और इसका कुछ चुनावी लाभ लिया जा सके। सोनिया जी से उनकी बातचीत हुई है, नहीं हुई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि कौन करेगा। कांग्रेस पार्टी में मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, और जो जानकारी हमें मिली, जो हमने पता करने की कोशिश की, तो पता चला ऐसी तो कोई बातचीत हुई ही नहीं है। और लालू प्रसाद जी कह रहे हैं कि उन्होंने बातचीत की है, तो अब बुजुर्ग आदमी है, मैं क्या बोलूं। बस ये कहूंगा कि हाँ, उन्होंने भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है। ये सिर्फ भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास है उनका, और कुछ। क्या ये मान लिया जाए अभी की जो स्थिति है भक्त चरण दास और उनके बीच की जो बयानबाजी है, क्या इसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते चुनाव के बाद सुधर सकते हैं, या लगता है कि ये परमानेंट कुछ क्रैक उभर कर सामने आ गया है? नहीं, ये रिश्ते खराब कहां से हुए, कैसे खराब हुए? खराब तब हुए जब खुद आरजेडी ने बिना सहमति लिए, बिना कोई बैठक किए, बिना कोई बातचीत किए अपनी तरफ से दोनों सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। गठबंधन में सीटों का बंटवारा चुनाव के वक्त हुआ था और हम लोग चुनाव लड़े थे। कुशेश्वर स्थान हम लड़े थे, तारापुर आरजेडी। अगर ये 2 लोग जीते थे, हम अगर कुशेश्वर स्थान से जीते थे, तो हमारा जो एक विधायक हमारे साथ जुड़ता 19 से 20 होता, तो आरजेडी के साथ ही होता ना, वो तो गठबंधन के साथ होता। ताकत तो तेजस्वी जी की ही बढ़ती। लेकिन उन लोगों ने अपनी तरफ से एक तरफा फैसला ले लिया। एक तरफा फैसला के बाद बयानबाजी भी अजीबोगरीब ढंग से हुई। आपने देखा होगा कि भक्त चरण दास जी ने कोई तल्ख बयान नहीं दिया, जबकि उनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल हुआ सबने सुना। लेकिन उन्होंने कहा कि लालू जी मुझसे बड़े हैं, मैं उनके लिए क्या हूं। वो गठबंधन तोड़ा है जी। असित, एक बहुत आई होप कि आप इसको माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप पार्टी प्रवक्ता के रूप में जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं साधिकार आपको असित ही कह रहा हूं। एक
क्या हम ये माने कि कन्हैया प्रसाद के आने के बाद ये तलखी बढ़ी, क्योंकि शायद जो युवा नेतृत्व है बिहार का, ये आपको लगता है कि आरजेडी को खास तौर पर लगने लगा है कि युवा नेतृत्व कहीं उनके हाथ से खिसक न जाए, शायद इसलिए आप दोनों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होगी? अगर ऐसा भी हुआ तो ये राजद की तरफ से ही हुआ होगा, हमारी तरफ से तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें तो किसी युवा नेतृत्व से कोई परेशानी नहीं, हम तो युवा को अपने साथ जोड़ रहे हैं। और ये बात आपकी मैं भी इससे सहमत हूँ। और जो भी चुनावी पंडित हैं, जो भी चुनाव राजनीति के जानकार हैं, उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले ही ये सब बातें शुरू कर दी थी कि लालू प्रसाद यादव जी को तेजस्वी के अलावा दूसरा कोई युवा नेतृत्व मंजूर नहीं है, और इसलिए वो कभी चिराग पासवान का भी नाम लेना ठीक नहीं समझते हैं, वो कन्हैया को भी डिसलाइक करते हैं। तो ये तो सीधे सीधे पुत्रमोह है, ये सीधे सीधे पुत्रमोह है। आप क्या युवा पीढ़ी को जगह नहीं देंगे? ये बैच 77 क्या सिर्फ परिवारवाद के लिए कुख्यात होगा? यूपी में भी परिवारवाद के लिए कुख्यात होगा, बिहार में भी परिवारवाद के लिए कुख्यात होगा। आप इन सब चीजों के जानकार हैं, आप जानते हैं कि जो बैच 77 है ये कौन है और इसने किस तरह से समाजवाद के नाम पर क्या क्या किया। तो ये तो बिहार में भी दिख रहा है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। और मुझे भी इसकी बड़ी आशंका है कि वो तेजस्वी जी के आगे किसी और युवा को देखना पसंद नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा पुत्रमोह हो गया है इस उम्र में उनको। गंगेश हाँ, लेकिन एक बात है, आज जब वो चुनावी रैली में पहुंचे तब भी उन्होंने तेजस्वी की जबरदस्त तारीफ की और कहा कि लगभग उनको मुख्यमंत्री बना दिया था लोगों ने, लेकिन जो बेईमानी हुई। लेकिन एक दिलचस्प स्थिति ये पैदा हो गई है कांग्रेस के सामने कि अब उनका मुख्य निशाना कौन है, आरजेडी या जेडीयू? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो यहाँ सबसे लड़ रही है। हम तो भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश में लड़ रहे हैं। हाँ, बाकी लोगों का भी सहयोग हमें मिल रहा है, इस बात की हमें खुशी है। हम लड़ रहे हैं, जदयू से हम यहाँ लड़ ही रहे हैं, और अब हम आरजेडी से भी लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव में आरजेडी हमारे साथ था तो ठीक था, एक गठबंधन था और दल वो हमारे साथ था, हम साथ में थे। लेकिन इस समय तो हम उस दल से लड़ रहे हैं, सीधा लड़ रहे हैं, और वो भी हमारे निशाने पर है। जेडीयू से नेहोरा प्रसाद यादव जी हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नेहोरा जी, आपके लिए तो शायद ये अच्छी खबर है कि कांग्रेस और आरजेडी आपस में गुत्थम गुत्था है। आपको लग रहा है कि शायद किनारे से कोई रास्ता मिल जाएगा, क्या ये स्थिति है? देखिए, आरजेडी का जो स्वभाव रहा है तो बहुत लंबे समय तक कोई भी गठबंधन उनके साथ नहीं रह सकता है। इसलिए फायदे नुकसान की बात नहीं है। मैं इतना जानता हूं कि आरजेडी जो सीमित हो गया है परिवार के बीच में, और परिवार के राजनीति के अलावे न विपुल की चिंता है, न महागठबंधन की चिंता है, न किसी की चिंता है। अब देखा ना, 12 बजे रात में बीमार पिता बेटे को मनाने जाते हैं। यानी ये तो प्रदेश के प्रॉपर्टी है। ये नीतीश जी, लालू जी, जो भी बड़े नेता हैं, ये देश और प्रदेश के प्रॉपर्टी है। लेकिन उस प्रॉपर्टी को किस तरह मिसयूज लोगों ने किया, उनके पुत्र ने किया। आप यही समझ लीजिए कि गठबंधन कहाँ से चलने वाला है, कोई इनके साथ लंबे दूरी। लेकिन जो आपने, नेहोरा जी, आपने शायद आज की रैली की तस्वीर नहीं देखी। मैं वो तस्वीरों को देख रहा था, जब लालू प्रसाद यादव की रैली की तस्वीर आप देखिए एक बार। क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी लालू प्रसाद यादव की पकड़, जो जमीनी पकड़ है, वो कहीं अधिक है, और उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। उनके समर्थक आज भी उसी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट के साथ उनसे जुड़े हुए हैं। 90 से देखा है, शायद आप लोगों ने देखा, बात बहुत जो होंगे देखे। 90 भी देखा, 91 भी देखा, लगातार रैली, चुनाव के रैली 2000 में भी देखा, 2005 में भी रैली देखा। जहां भी लालू यादव गए, यूपी में गए, वहां भीड़ रही। पिछले बार यूपी चुनाव हुए विधानसभा के, वहां भी लालू यादव गए, वहां भी भीड़ रही। अब भीड़ क्यों होती है सारे लोग जानते हैं। एक तो 4 वर्ष के बाद लालू यादव बिहार के धरती पर आए,
तो स्वाभाविक है कि हर लोग देखने के लिए गए। वैसे लालू यादव के बातों पर विश्वास करने के लिए कोई नहीं जाते हैं। लालू यादव के बातों को जो हास्य आते हैं उसको सुनकर एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो भीड़ तो होती रही है, लेकिन क्या हुआ भीड़ का नतीजा? कभी 22 हुआ, कभी इतने MLA जीते। तो ये भीड़ कोई मतलब वोट में परिवर्तन आप नहीं भीड़ होता में है। वोटर्स नहीं देख पा रहे। उर्मिला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उर्मिला ठाकुर जी RJD से। उर्मिला जी, अभी तो आपके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। आप ये बताएं कि आप वास्तविक दुश्मन किसे मान रहे हैं? कांग्रेस के साथ भी आप लड़ रहे हैं और आप JDU के साथ भी लड़ रहे हैं। वास्तविक लड़ाई आपकी किसके साथ है? देखिए, हेलीकॉप्टर लिए हमारे तेजस्वी जाति के पीछे था पूरे देश का, पूरे मुख्यमंत्री के तेजस्वी जी के पीछे लड़ाने लगे। उसके बाद भी संतान मालिक ने तेजस्वी यादव जी को नंबर 1 देखा और नंबर 1 पार्टी के रूप में 75 सीट। आपकी आवाज क्रैक होकर आ रही है, बहुत स्पष्ट आवाज नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से नेटवर्क का कोई इश्यू है, उसे सॉर्ट आउट करते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। तो नेहोरा जी, हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि अभी जब लालू प्रसाद यादव मैदान में उतरे हैं, क्या JDU का कॉन्फिडेंस हिला है? क्या आपको लगता है कि JDU के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने है, या आप कांग्रेस को अपना मेन कंटेंडर मानते हैं? बिल्कुल नहीं, हम लोग का कॉन्फिडेंस हिला है। मैं जानता हूँ कि लाख कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन जो पीपुल है बिहार के, गरीब गुरबा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, तमाम जो गरीब गुरबा पीपुल है, वो सारे लोग नीतीश कुमार के प्रति। उर्मिला जी कुछ बोलना चाह रही हैं, लेकिन उनकी आवाज प्रॉपर आ नहीं पा रही है, इसलिए हम अगले प्रश्न पर गए हैं। उर्मिला जी, आपको आवाज? जी, आप अपनी बात रखें। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ, ये लोग अगर बहुत अच्छा काम किए हैं JDU वाले, तो इनके मंत्री सब की सारे कैबिनेट क्या खाक छोड़ रहे हैं, नदी गली में घूम क्यों रहे हैं? ये काम किए हैं, विकास किए हैं, इनका विकास बोलता ना। इनको 1 नंबर की पार्टी होनी चाहिए। 3rd नंबर की पार्टी होते 1 नंबर की कुर्सी इस राज्य पर बैठे हुए हैं, ना तो कोई विशेष राज्य का दर्जा, ना कोई विशेष पैकेज। तो किस मुझसे जो यहाँ चुनाव हुआ है, हेलो सुन रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी, आवाज आ रही है। उर्मिला जी, आप अपनी बात पूरी करें। संभवतः मेरी आवाज अब उन तक नहीं पहुंच पा रही है। उर्मिला जी जो बताना चाह रही थी, आपसे पूछना चाह रही थी इनफैक्ट, कि अगर आपने विकास का काम किया तो फिर आपको गली गली में घूमने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके सारे नेता वहां गली गली में क्यों घूम रहे हैं? नेहोरा जी, जनता मालिक है। हमने विकास किया कि हमको कहने से नहीं, जनता ही बोल रही है। और बिहार ही नहीं, देश के लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास किया। तो जहाँ जनता मालिक है तो निश्चित रूप से हर आदमी वोट मांगने जाता है कि हमने काम किया है, हमको अब वोट दीजिए। तो RJD के लोग क्यों घबराए हैं? ऐसा नहीं है कि RJD के लोग नहीं गए हैं। RJD के लोग भी प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक जो नेता हैं, तमाम लोग इन दोनों क्षेत्रों में घूमे हैं। अब उससे भी नहीं बना तो बीमार नेता जो है, बीमार हैं, उनको भी उतारने का काम किया है। तो ये देखिए कितने अधीर है ये लोग। हम लोग तो जनता पर विश्वास करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, वोट मांगते हैं, उसके लिए काम करते हैं, हर क्षेत्रों में काम करते हैं, हर वर्ग के लिए काम करते हैं। तो उसके आधार पर हम लोग वोट मांगते हैं। चलिए, असित राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असित, ये आप बताएं कि वास्तविक चुनौती कांग्रेस के लिए अभी कौन है? RJD आपको ज्यादा बड़ी मुश्किल नजर आती है, या फिर आपको लगता है कि JDU ज्यादा बड़ी मुश्किल है आपके लिए? नहीं, हमारी जो वास्तविक चुनौती है वो हमारा अतीत है, जो
हमारा लगातार आरजेडी से गठबंधन रहा, और आरजेडी से गठबंधन की वजह से जो हमारा पारंपरिक वोट बैंक हमसे नाराज, उसे मना लेना, उसे वापस अपनी तरफ लाना हमारी वास्तविक चुनौती है, और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। हम आगे भी करेंगे। इस चुनाव में भी हमने वो काम किया है, और हमें अच्छा लगा कि जब हम उनके दरवाजे पर गए तो उन लोगों ने कहा कि हम तो बहुत दिनों से चाह रहे थे, लेकिन चूंकि राजद से आप लोगों का गठबंधन था, हम राजद पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए हम आपसे दूर हो गए। हम तो बहुत दिन से आपकी तलाश में थे कि आप बस वहां से अलग हों और हम आपके साथ जुड़े। ये पारंपरिक जो हमारा वोटर है। तो क्या असितनाथ, क्या ये माने हम लोग कि ये कांग्रेस के लिए एक तरह से सेमीफाइनल है, वास्तविक लड़ाई नहीं है, वो खुद को टेस्ट कर रही है ताकि उसके वोटर्स वापस आ जाएं? इस बार जीतना लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये विश्वास दिलाना जरूरी है कि वो अलग, कांग्रेस अलग अपना एक अस्तित्व रखती है, और इसलिए जो उनके परंपरागत वोटर्स हैं उनके साथ आ जाए। नहीं, जीतना हमारा लक्ष्य है, ये दोनों बातें, जीतना भी हमारा लक्ष्य है और अतीत में हुई गलतियों से सीखना भी हमारा लक्ष्य है। हम चाह रहे हैं कि हमारा जो पारंपरिक वोटर था वो हमारे साथ वापस आए, और हम ये भी चाह रहे हैं कि हम ये दोनों सीट जीते और जीत के दिखा दें कि हम अकेले लड़के जीत सकते हैं। इसलिए हम इस दोनों लक्ष्य पर काम करें, इस दोनों ध्येय पर काम करें। अब एक बात जो विकास को लेकर अभी चर्चा चली राजद और जदयू के बीच, गंगेश कुंजन जी, मैं कुशेश्वर स्थान गया था, हो सकता है डॉक्टर साहब भी गए, नेहरा प्रसाद जी भी। कुशेश्वर स्थान ही जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, बाकी गांव को आप छोड़ दीजिए। कुशेश्वर स्थान जाने के लिए जो सड़कें हैं इतनी टूटी हुई हैं कि आप आसानी से नहीं जा सकते। विकास का मानक क्या है मैं बताता हूं। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गंगेश गुंजन नहीं है, असितनाथ तिवारी नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की रिपोर्ट में कई मामलों में बिहार फिसड्डी है, कई मामलों में, एक दो मामलों में नहीं, फिसड्डी है। तो अब ये आरोप ये किस पर लगाएंगे? ये आरोप कांग्रेस पर लगाएंगे, लालू जी पर लगाएंगे क्या कि हमने मोदी जी को कह के ऐसी रिपोर्ट बनवा दी? ऐसा तो नहीं है। इसके अलावा एनसीआरबी की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन तैयार होती है। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है भाई? अमित शाह जी हैं, और अमित शाह जी की रिपोर्ट कर रही है अपराध के कई अलग अलग जो श्रेणियां हैं उसमें बिहार अव्वल है कई मामलों में। तो ये तो देखिए, झूठ बोल देना अलग मामला है, या अगर निहोरा जी कहते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला आयोग ही झूठा है तो फिर अलग मामला है। अमित शाह जी की अध्यक्षता वाला गृह मंत्रालय अगर झूठा है तो हम मान लें कि इन्होंने बहुत विकास किया है। चलिए डॉक्टर निहोरा जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले उर्मिला जी को एक बार फिर अगर हम जोड़ सकते हैं, क्या वो जुड़ पा रही हैं? पीसीआर शायद वो नहीं जुड़ पा रही हैं। चलिए, वो कोशिश चल रही है उनको फिर से जोड़ने के लिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, और यहां पर एक एज जेडीयू को निश्चित रूप से जाता है कि जब कांग्रेस भी जेडीयू को टारगेट करेगी, आरजेडी भी जेडीयू को टारगेट करने वाला है, कर रहा है बल्कि इस चुनाव में, तो दोनों के बीच जो विपक्ष के वोटों का बंटवारा है वो बिल्कुल होना तय है। तो ऐसे में जेडीयू को एक साफ एज तो दिखता है। ये सवाल मुझसे है जी असितनाथ, देखिए, हाँ, बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था में अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अब सत्ता से जो नाराजगी है वो कुशेश्वर स्थान में आपके रिपोर्टर गए होंगे तो उन्होंने भी पाया होगा, नीतीश कुमार से ज्यादा नाराजगी है। नीतीश कुमार से लोग नाराज हैं और बहुत नाराज है, कह रहे हैं कि नहीं, इस आदमी ने लगातार बिहार के लोगों से झूठ बोला, हम तमाम लोगों से झूठ बोला। इसके अलावा महंगाई से लोग त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त है। जब वो सरसों तेल खरीद रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि यार अब हम खाएंगे कैसे। पेट्रोल डीजल की कीमतों से बाकी तमाम चीजों की कीमतें बढ़ी हुई हैं। पता नहीं गंगेश जी आप तो रांची में है, क्या स्थिति है? बिहार में गांव देहात में भी कोई सब्जी 50-60 रुपए किलो से कम नहीं है। तो लोग बहुत परेशान हैं। अब खाने पर संकट हो गया है, रोजगार दिख नहीं रहा है। अब बाढ़ आई है उधर, अभी भी बहुत ज्यादा पानी है, डॉक्टर साहब गए उन्होंने भी देखा होगा। फसल नहीं है, कोई फसल नहीं है। अभी 2 दिन पहले एक वहां इंजीनियरिंग का छात्र बेचारा डूब के मर गया। तो सब कुछ जलमग्न है, तो लोग खाएंगे क्या? इतनी महंगाई है, कमाई नहीं है। तो यहाँ लोग मोदी जी से बहुत नाराज है कि यार उन्होंने तो देश का बंटाधार कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, चीजें महंगी कर दी, बाकी सारी चीजें वो बेच रहे हैं, रोजगार सारे खत्म कर दिए। और नीतीश जी से लोग इसलिए नाराज हैं कि यार नीतीश जी आपने विकास किया तो आप बताइए कि न बाढ़ से बचाव के उपाय है, ना हमारे पास सड़कें हैं, ना हमारे पास अस्पताल है, ना हमारे पास स्कूल है, ना रोजगार है, तो आपने कौन सा विकास किया तो कहाँ किया बताइए।
तो लोग इस अच्छा, बार दोनों आपका से कहना है नाराज कि विकास कहीं दिख नहीं रहा है। डॉक्टर निहोरा जी, क्या क्या यही सच्चाई है बिहार की कि एक तो बिल्कुल कुछ जो तात्कालिक चीजें हैं बिल्कुल साफ हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, जो सामान हैं जो भी सब्जी से लेकर जितने भी खाद्य सामग्री हैं उनके दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये जो तात्कालिक कारण जो अभी अभी पैदा हुए हैं वो भी आपको किसी न किसी तरह से प्रभावित करेंगे इस चुनाव में, और आपके विपक्ष की तरफ से भी बहुत जोरदार हमला आप पर हो रहा है। तो क्या आपके लिए मुश्किल घड़ी है इन 2 सीटों को बचाना? क्या आप इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं मानते? देखिए 2 बातें हम कहना चाहते हैं। अभी हम करीब 6 दिन बाद तारापुर से आए, टेटिया बम्पर पखन वगैरह में, तो मुझको कहीं गाड़ी से उतरकर पैदल नहीं चलना पड़ा। हर गांव हर गली में सड़कें बनी हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जो हर घर नल जल है उसमें फिल्टर लगाया गया है पानी पीने के लिए। ये विकास का पैमाना है। 80 से मैं चुनाव देख रहा हूं, जाता हूं चुनाव में। 95 में मैं भी चुनाव लड़ा, तो मुझको याद है कि सड़क से 1 किलोमीटर, मेन सड़क छोड़िए, सड़क से 1 किलोमीटर भी गांव में जाना तो वाहन से दिक्कत, पैदल लगातार मतदाताओं के बीच में गांव पैदल खेते खाती आरी पड़ाव के साथ गांव में जाया करते थे। आप किसी गांव में चले जाइए तो गाड़ी से उस गांव में उतरिएगा, और अगर गली बड़ी है तो गली में भी गाड़ी घुसेगी। इसको क्या कहते हैं? ये निहोरा जी, आप जो बात कह रहे हैं वो अपनी तरफ है कि आप गाड़ी से चले जाइए, आप गली गली में जा सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो लोग, जिन लोगों की चिंता हो रही है वो गाड़ी नहीं, वो सिर्फ खाना मांग रहे हैं। उनका क्या हिसाब हो, उसके लिए सरकार ने क्या किया? महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए क्या किया? नहीं, विकास की बात उन्होंने कहा कांग्रेस के मित्र ने जी, इसलिए मैंने चर्चा किया कि कम से कम 80 से तो बढ़िया से बिहार को देख रहा हूं विकास के मामले में, और 3-4 सरकारें देखा है हमने, और नीतीश कुमार जी का सरकार भी देख रहे हैं। तो विकास के पैमाने पर नीतीश कुमार जी की तुलना कोई सरकार नहीं कर पाई। कांग्रेस की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत कुछ नहीं करना चाहते हैं। जिस प्रकार समाज में टकराहट की स्थिति पैदा किया, गरीब नक्सलाइट तमाम उसी राज्य में पैदा लिया, तो उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते हैं। देखिए, ये बात कुछ हद तक आप सही बोल रहे हैं कांग्रेस के, हम लोग भी परेशान हैं महंगाई से। सरकार कोशिश की है, केंद्र की सरकार, कि महंगाई पर नियंत्रण। एक तो सरसों तेल विदेश से लाया नहीं जा सकता है, आता भी नहीं है। जो उत्पादन देश में होते हैं सरसों, उसी से तेल बनते हैं, बाहर से सरसों तेल का आयात नहीं होता है। नहीं, वो तमाम बातें अपनी जगह पे हैं। अल्टीमेट ये है कि जब आप इस समय वोटर्स के गेट पे जाएंगे, किसी के दरवाजे को खटखटाएंगे, तो अब उसका सीधा प्रश्न होगा कि साहब महंगाई इतनी है, आपको वोट क्यों दें? आपके पास क्या जवाब होगा उसका? नहीं, ऐसा तो सवाल कहीं हम लोगों से नहीं हुआ। ये जरूर कहा कि भाई विकास नीतीश जी ने किया। असितनाथ जी, क्या इस तरह के सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं? नहीं, हम जहाँ घूमे हैं 6 दिन, वो महंगाई की सवाल नहीं उठा है। ये विकास की सवाल भी लोगों ने उठाया है कि नहीं, नीतीश जी ने बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, गरीबों को राहत दिया, ये सब सवाल उठाया है कि बहुत काम किया। चलिए, 1980 में हमने जो सड़क, जी डॉक्टर साहब करें, 1980 में जो हमने सड़क देखी, उससे हम काफी बदलाव देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और 1947 में जब देश सुई तक नहीं बनाता था, तो 1980 तक तो बहुत कुछ बदल गया था इस देश में। हवाई जहाज उन्होंने लगा था, आवाज नहीं मिला इनका। गांधी ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया था, सेल भेल तमाम बड़ी इकाइयां लग गई थी देश में, और सब कुछ हमारे पास हो गया था।
तो फिर तब से तुलना करें क्या? ये देखिए क्रमिक चीजें हैं कि भाई 1980 से 40 साल बाद की आप तुलना कीजिएगा तो ये तो अजीब तुलना है भाई। तो क्या 1947 से 1980 तक देश में कुछ नहीं हुआ था? 1980 में आप आए और आपने सब कुछ कर दिया पूरे देश में, बिहार से बाहर जाके भी, दिल्ली हरियाणा महाराष्ट्र सब आपने कर दिया। तो ये तो क्रमिक चीजें थी, वो क्रमिक चीजों में आपने भी कुछ क्रम आगे बढ़ा दिया, तो इसमें क्या पीठ न पाना? मैं तो आप ही की नीति आयोग की बात कर रहा हूँ ना, प्रधानमंत्री। इनकी आवाज को कनेक्ट करें पीसीआर ताकि डॉक्टर नेहरा जी सुन सकें। अच्छा, नेहरा जी नहीं सुन पा रहे हैं मुझे? मैं बस ये कह रहा हूँ कि भाई नीति आयोग की रिपोर्ट असित नाथ तिवारी ने थोड़े बना दी, कांग्रेस ने थोड़ी ही बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग ने कम से कम 8 पैमानों पर बिहार को फिसड्डी घोषित किया है, 8। अब बताइए, अब इसके लिए आप कांग्रेस को दोषी ठहराएंगे कि लालू जी को दोषी ठहराएंगे कि चले अब सीधे बाबर को दोषी ठहराने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपने में बाबर को देख लिया इसलिए रिपोर्ट गलत बना दी? ऐसा तो नहीं है ना। आसिफ, एक बहुत सिंपल सवाल है। जब आप विकास की बात करते हैं, जब आप बात करते हैं कि बिहार फिसड्डी होता जा रहा है कई मामलों में, ऐसे में लोग आप पर सवाल जरूर खड़ा करेंगे, आपकी पार्टी पर सवाल जरूर खड़ा करेंगे कि आप जिन लोगों के साथ बैठे हैं उनके कार्यकाल में बिहार को जंगल राज कहा जाता था, विकास शून्य था बल्कि माइनस में चला गया था, कोर्ट में तरह तरह के रिमार्क्स आने लगे थे। आप उनके साथ बैठकर विधानसभा में बैठे हुए हैं और उनके साथ सरकार बनाने के बारे में सोच रहे थे। क्या ये फैक्टर इस पैरामीटर पर आपको नहीं तौला जाएगा? नहीं, बिल्कुल इसका दोष हमें दिया जाता है। नहीं हूं जो गलत को गलत कहने से हिचकूंगा, उसका दोष हमें दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस जंगल राज की आप बात कर रहे हैं, अपराध की घटनाएं होती थी, खूब होती थी, इसमें किसी को संदेह नहीं है। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट तो कह रही है कि हत्या के मामले में देश में यूपी नंबर 1 है और बिहार नंबर 2 है। ये अभी एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। अब अखबार वाले क्यों नहीं जंगल राज लिख रहे हैं भाई? तब तो लिखते थे। इसके इस कोण को भी तो देखना होगा कि तब के और अब के मीडिया में कितना फर्क आया है। तब के और अब के मीडिया में कितना फर्क आया है कि आप मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ जंगल राज लिखने की हिम्मत जुटा लेते थे, आज आप डीजीपी की तस्वीर के साथ नहीं लिख सकते। मुख्यमंत्री बहुत बुरी चीज है। आप लोकल एसपी की तस्वीर लगा के नहीं लिख सकते हो, आप उठा के जेल भेज देगा 5 धाराओं में, और यूपी में होंगे तब तो सीधे वो देशद्रोह की धाराएं लग जाएंगी, राजद्रोह। मैं इस बात से बहुत सहमत नहीं हूँ। मीडिया की अपनी लाइन है और मीडिया किसे पसंद करता है, चैनल्स किसे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वो सबकी अपनी पसंद है। इसी देश में कई ऐसे चैनल हैं जो दिन रात एक सरकार को की गलतियां निकालते हैं, उनके बारे में ही बताते हैं। वो इवन कि देश जहां प्रगति कर रहा होता है उनकी खबरें भी गायब हो जाती हैं उन चैनल्स से। और ऐसे भी चैनल्स हैं जो प्रधानमंत्री की हर छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं या किसी पार्टी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, और इसलिए सोशल मीडिया अब धीरे धीरे प्रभावी हो गया। तो ये एक अलग ये एक धारा है जो आज से नहीं है। मैं उस चूंकि पिछले 35 वर्षों से पत्रकारिता में हूँ, मैंने उस धारा को बहुत नज़दीक से देखा है। मैंने उन पत्रकारों को भी देखा है जो लालू प्रसाद यादव के साथ बैठा करते थे और उनकी क्या क्या तस्वीरें और क्या क्या बयान होते थे, वो सब कुछ हम पढ़ा करते थे और उनके किस्से थे अपने ज़माने में। तो पत्रकारिता की कोई नई धारा शुरू हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्रकारिता की नई धारा, अगर इस तरह की कोई धारा शुरू होती तो जो चंपा विश्वास के साथ हुआ उस पर क्रांति हो सकती थी, नहीं हुआ। वो और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर की चर्चा नहीं करना चाहिए। इसलिए वर्तमान पत्रकारिता को दोष मत दीजिए। पत्रकारिता अपनी जगह पे है, पत्रकारिता में पसंद नापसंद अपनी जगह है। कुछ लोग सौदेबाजी कर सकते हैं या करते होंगे, वो अपनी जगह पे है। मूल उद्देश्य, मूल बात यह है कि क्या सच्चाई सामने नहीं आ रही है। इस अलग मुद्दे पर हम जाना नहीं चाहते। डॉक्टर नेहरा जी, महंगाई एक मुद्दा है, ये आप भी मान रहे हैं। अब ये हम जरूर जानना चाहेंगे कि कैटेगरिक रूप से आप ये बता दीजिए कि आपके लिए कांग्रेस बड़ी चुनौती है या आरजेडी बड़ी चुनौती है? हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, ना आरजेडी चुनौती है ना कांग्रेस चुनौती है। अब एक कांग्रेस और आरजेडी ही एक दूसरे का चुनौती है, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। भाई
सवाल ये है कि हम मेहनत किया है, श्रम किया है बिहार में, तो उसकी मजदूरी हमको जनता देगी ही, देती रही है। इस बार भी जो काम हम लोगों ने किया है ये दिया है। एक बात और हम मीडिया की चर्चा कांग्रेस के मित्र ने कहा, देखिए कांग्रेस काल में भी मीडिया हम लोगों ने देखा है, उस समय ये प्राइवेट मीडिया नहीं हुआ करता वो बात चलिए सरकारी हाँ नहीं, हम एक लाइन में हाँ। सरकारी मीडिया हुआ करता था हाँ। और सरकारी मीडिया पर कांग्रेस के अलावे ना तो किसी का समाचार आता था और ना किसी का प्रचार होता था। तो मीडिया, और उतना ही नहीं, वो दूरदर्शन का दौर था, अब मीडिया बहुत आगे बढ़ चुका है निश्चित रूप से। नियंत्रण करने के लिए काले कानून बिहार में बनाए गए थे, आंदोलन करके कई जो लोग थे प्रगतिशील आदमी लोग जेल गए। तो मीडिया की बात क्यों ये लोग करते हैं? कितना अंकुश किया है इन लोगों ने मीडिया पर और उपयोग किया है जितना। चलिए हम इस पॉलिटिकल चर्चा को पॉलिटिकल पे रखना चाहते हैं, पत्रकारिता पे फिर कभी चर्चा करेंगे। फिलहाल असित आप बताएं 3 मुद्दे जिससे आपको लगता है कि कांग्रेस इन दोनों सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। आपको किन किन 3 मुद्दों पर ज्यादा भरोसा है? 3 मुद्दे बता दूं, लेकिन नहीं हो रहा भाई को याद दिला दूं कि कांग्रेस के शासनकाल में 5 जन ने जितना विकास किया, आज उस 5 जन को एक खोज ने कहा मिलेगा, तो कौन सा मीडिया था? नहीं हो रहा भाई। अगर कांग्रेस ने शिकंजा कस दिया होता तो आपके 5 जन का गला कब का घोट दिया गया होता, लेकिन तब वो ज्यादा परवान पर था, आज तो कहीं दिखता ही नहीं है कहाँ है 5 जन। तो जरा जानकारी जुटाकर बोला कीजिए। और जो 3 मुद्दे हैं, देखिए 3 मुद्दे बड़े साफ हैं। क्या मतलब बिहार में जगन्नाथ मिश्र जी ने कानून नहीं बनाया था मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए? क्या बात करते हैं? बहुत उदाहरण देते हैं। डॉक्टर नेहरा जी आप बस डिस्कस रखना चाहते हैं जी। जोड़िए तो अटल जी अपना अखबार चलाते थे, कैसे चल गया भाई? वो भी कांग्रेस के शासनकाल में चलता था। जनसंघ का अपना मुखपत्र कैसे चल गया? वो भी कांग्रेस के शासनकाल में चलता था। कैसी बात कर रहे हैं निमर जी? 19 लाख रोजगार कहाँ है हम ये पूछ रहे हैं। और आपने गंगेश गुंजन जी देखा होगा, नीतीश कुमार की रैलियों में छात्र भी तख्ती लेकर अभ्यर्थी भी पूछ रहे हैं कि 19 लाख रोजगार कहाँ है। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि इतने दिनों बाद, आजादी के कुछ वर्षों बाद तक तो हम बड़े बदहाल लोग थे, अनडाउटेडली हम रोटी के लिए जूझ रहे थे, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर में हमारा जो मारा जा रहा है वो भी मजदूर है, वो वहां जाके गोलगप्पे बेच रहा। ये करने के लिए भी लोगों को जम्मू कश्मीर जाना पड़ रहा है। तो ये 19 लाख रोजगार कहाँ है नीतीश जी, लोग पूछ रहे हैं। अब नीतीश जी के पास जवाब नहीं है तो इधर उधर की बातें घुमा रहे हैं। तो हमारा एक मुद्दा ये कि रोजगार कहाँ है। हमारा दूसरा मुद्दा है कि सुरक्षा कहाँ है। आप हत्या के मामले में नंबर 2 स्टेट हो गए, नंबर 2, नंबर 1 यूपी और नंबर 2 ये एनसीआर भी कह रहा, हम नहीं कह रहे। तो लोगों की सेफ्टी कहाँ है? नीतीश जी हमें ये बता दें। रोजगार कहाँ है, सेफ्टी कहाँ है, हेल्थ कहाँ है? हेल्थ में फिसड्डी है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, हेल्थ में फिसड्डी है। और जो रिपोर्ट है उसका पूरा अध्ययन कीजिएगा तो आप पाइएगा पिछले 16 सालों में 534 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और रेफरल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिला के ये संख्या हो जा रही है 997। मतलब 1000 अस्पताल बंद हुए, उस पर ताले लगा दिए गए हमेशा के लिए। ये पिछले 16 सालों में। चुनाव के दौरान आपने अलग अलग रिपोर्ट देखी कि कहीं अस्पताल में भैंसे बंद है, कहीं भूसा रखा हुआ है। हेल्थ हमारा कहाँ गया आप बता दीजिए। एजुकेशन में हम फिसड्डी है, सबसे नीचे हम ही है। चलिए 3 मुद्दे आपने 3 अहम मुद्दे जुड़ा है। एक तो ये हेल्थ जो कि सीधा पब्लिक को कनेक्ट करता है, रोजगार वो एक बड़ा मुद्दा है, और आप कह रहे हैं कि एजुकेशन। जी डॉक्टर नेहरा जी, आपको क्या लगता है इन तीनों मुद्दा को एड्रेस कैसे करेंगे? और अगर आप जीत के दावे करते हैं, आपका मुद्दा क्या होगा? पहला मुद्दा क्या इनका है? इन्होंने रोजगार की बात की। हाँ, 5 वर्ष पूरा तो होने दीजिए ना। एक एक आंकड़ा दे देंगे 19 लाख का हम लोग कि कितना 19 लाख रोजगार दिया कि नहीं। अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। मतलब कम से कम 5 साल पूरा होने दीजिए। और इतने वर्ष 1 साल में भी जितना सरकारी नौकरियां लोगों को मिली है, अखबार पढ़िए, कितने डॉक्टरों की बहाली हुई,
कितने शिक्षकों की बहाली हुई, कितने नर्सों की बहाली हुई, ये तमाम सब 19 लाख में जुड़ेंगे। इसीलिए घबराइए नहीं, 5 वर्ष पूरा होते होते जो कमिटमेंट सरकार ने की है उसको पूरा करेगी। और यही तो खूबी है नीतीश कुमार जी में, यही खूबी है। तो इसीलिए घबराइए नहीं कितना। हाँ, दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि क्या कहा दूसरी बात इन्होंने? स्वास्थ्य की बात की इन्होंने, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की। हाँ, तो स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं तो जरा आरजेडी के काल में जिनके मदद करके सरकार चला रहे थे, उस समय प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र था, क्या था उसमें, कितने पेशेंट आते थे? सारे के सारे बनते पशु उसमें रहता था, सुअर वगैरह रहता था, ये भूल गए। अच्छा, तो ये मान लें कि आरजेडी शासनकाल से आप थोड़ा बेहतर है। नहीं, कम से कम उससे 100 गुना बेहतर। अच्छा, आदरणीय नीतीश चलिए, कुमार आपकी जीत के आंकड़े बनाया है। आज ये स्थिति है कि पटना जैसे शहर में एम्स और वो कंकरबाग में जो आया, कई अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल आए और प्राथमिक अनुमंडल जो अस्पताल हैं उसमें सुधार किए गए और सारे मरीज लोग आते हैं। जी, तो ये कम बात है क्या? शिशु मृत्यु दर हमारे यहाँ कमा। चलिए, चूंकि समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है नेहोरा जी, हम एक जरूर जानना चाहते हैं आपका एक पॉइंट जो आपको लगता है कि इसमें वो एक पॉइंट से निश्चित रूप से जेडीयू की जीत हो जाएगी। क्या ऐसा कोई मुद्दा आपको दिखता है इस उपचुनाव में? एक पॉइंट हमारा थोड़े है, हमारा तो दर्जनों पॉइंट है जो बिहार के पीपुल के लिए सरकार की है। लाख हम कहते हैं, चाहे दलितों के छात्रों को छात्रवृत्ति हो, रोजगार के लिए ऋण मुहैया हो, महिलाओं को हो, अति पिछड़ों को हो, तमाम कई ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद नेहोरा जी, हम समझ गए कि जो उसको लाभ मिले, तो एक दो थोड़े हमारे। जी, बहुत, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। असितनाथ जी आपका भी, और डॉक्टर नेहोरा प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, और आप दोनों को शुभकामनाएं। आप दोनों चुनाव के मध्य में हमारे साथ जुड़े। ये थे मुद्दे, और इन मुद्दों पर हमने बातचीत करने की कोशिश की। ये चुनाव एक रिफ्लेक्टर होगा, हम कह सकते हैं। इसको देखने के बाद आप कुछ तय कर पाएंगे बिहार की सियासी दशा को या उसकी दिशा को। तो इस चुनाव पर हमारी भी नज़र रहेगी, आप भी नज़र बनाए रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।